हाँ बच्चों, तो देखिए आज की जो हमारी क्लासेस है बेसिकली अभी ओम्स लॉ लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था। ओम्स लॉ के बारे में जाना था कि ओम्स लॉ का जो ग्राफ हमें मिला था वो लीनियर ग्राफ मिला था। ओम्स लॉ बेसिकली हमें पोटेंशियल और करंट के बारे में रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, तो वोल्टेज और करंट के बीच में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ता, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, क्योंकि इसके बाद वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब जितना भी आप वोल्टेज बढ़ा लीजिए करंट अब नहीं बढ़ने वाला, उसे बोलते हैं सैचुरेशन स्टेट। ठीक है ना, तो ये ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी है। और ओम्स लॉ सेमीकंडक्टर में या ये बोले कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए ओम्स लॉ होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात का हमें समझना ज़रूरी है कि देखिए अब ओम्स लॉ के बाद हमने ये भी रिलेशन पढ़ा था कि रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में R इक्वल्स टू रो L बाई ए मीन्स रोले। ठीक है ना, उसमें रजिस्टिविटी के यूनिट के टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि कैसे जब वायर के लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, वायर के लेंथ को घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जाता है, एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। वो रिलेशन हमने देखा था। यहाँ पे ओम्स लॉ में जो कैपिटल R आया था वो रेजिस्टेंस था, और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जो अपोज करता है करंट के फ्लो होने से। या बेसिकली ये भी कह सकते हैं हम लोग कि रेजिस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में बात करें तो करंट को फ्लो होने से रोकता है, और अगर किसी और टर्म में चले जाए तो किसी भी चीज़ को फ्लो होने से रोकता है, रजिस्ट करता है मीन्स रोकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का टर्म हमने देखा था कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, बट रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, कि अगर एक वायर है उसको आधा काट दिया जाए तो भले ही उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाए बट उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा जब तक कि दूसरा मटेरियल हम लोग नहीं इंसर्ट कर देते। ठीक है, तो अब देखिए कि रेजिस्टेंस के टर्म में हमने कुछ फार्मूले देखे थे और उससे कुछ न्यूमेरिकल लगाने की कोशिश की थी कि लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया जाए, एरिया को हाफ कर दिया जाए। तो ये भी बात याद रख लीजिएगा कि अगर हम लेंथ को 2 टाइम्स करते हैं तो एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। तो एरिया के बारे में अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लोगों को अपने से सोचना है कि लेंथ को बढ़ाने से एरिया डिक्रीज होगा और लेंथ को घटाने से एरिया इंक्रीज होगा, अगर उसको काटा वाटा ना जाए तो। ठीक है ना, उसको कुछ पार्ट में कट नहीं किया जाए तो। अब देखिए बेसिकली हम बात करें कि हमारा जो ग्राफ बना था V और I के बीच में जो रिलेशन में जो ग्राफ बना था ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि बेसिकली V बाई I का स्लोप, जैसे कि आप अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़ेंगे कि tan थीटा बेसिकली इज ए स्लोप, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली tan थीटा को भी रेजिस्टेंस हम लोग बोलेंगे कि सपोज करिए यहाँ पे 4 वोल्ट है और यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर करंट है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा तो R इक्वल्स टू बेसिकली होता है V बाई आई। ठीक है ना, तो V बाई आई या चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट। स्टार्टिंग वोल्टेज 0 था, बाद में वोल्टेज कितना हो गया 4 वोल्ट। स्टार्टिंग में 0 करंट 0 एम्पियर थी, बाद में करंट कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया। ठीक है ना, एम्पियर। तो याद रख लीजिएगा, तो चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। यानी कि 4/2 अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 ओम। ये क्या है 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है ना, अच्छा यहीं पे एक टर्म आ गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का अपोजिट कभी कभी पूछ देता है तो यहाँ पे टर्म आ गया है तो बोल देते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट होती है मो, MHO, मो। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और इसका क्या होता है मो। ठीक है ना, और इसको हम लोग ओम इनवर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, ओम इनवर्स भी बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टिविटी का अपोजिट भी क्या होता है, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, कौन कितना कंडक्ट करता है, कौन से वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, उसकी कंडक्टिविटी उतनी अच्छी। जैसे कि सिल्वर वायर की कंडक्टिविटी बेस्ट होती है, उसके बाद कॉपर वायर की, देन एल्युमिनियम वायर की। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए तो मीन्स बेसिकली हम यहाँ पे बोले तो रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस एंड रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना,
लास्ट की वीडियो देखने के बाद ही इसको नोट करिएगा। कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस का अपोजिट कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट कंडक्टिविटी है, उसका जो यूनिट होता है इसका यूनिट अपोजिट हो जाएगा, ओम इनवर्स पर मीटर हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, पर मीटर सॉरी, ठीक है ना। तो ये आपको टर्म याद रखने हैं, सॉरी ओम मीटर, ठीक है ना, वहाँ पे यूनिट चेक कर लीजिएगा कितना उसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली रेजिस्टेंस को बोला जाए तो रेजिस्टेंस जो होता है स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये सारे टर्म याद रखिएगा, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, स्लोप। स्लोप मीन्स वोल्टेज और करंट का स्लोप हमें क्या देता है, करंट रेजिस्टेंस देता है, ठीक है ना। अब देखिए छोटा सा टर्म और भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपके एग्जाम में कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सपोज कर यहाँ पे V और यहाँ पे I है, ठीक है ना, 1 2 3, यहाँ पे तीन ग्राफ है, ठीक है ना, 1 2 और 3, यहाँ पे 3 लाइन्स है, ठीक है ना, जो कि रेजिस्टेंस ये R1 को शो कर रहा है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ज़्यादा एंगल पे है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा θ1 एंगल, ये कितने एंगल पे, θ2 एंगल, और ये कितने एंगल पे, θ3 एंगल। अभी हमने आपको क्या बताया कि स्लोप मतलब एंगल, ढलान, ठीक है ना, कितने एंगल पे है, जितना ज़्यादा एंगल होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा, बट अप टू 90 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद के बारे में हम बात नहीं कर रहे, उसके बाद में आपके नेक्स्ट हायर क्लासेस में बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी बस इतना ये समझिए। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसमें, तो बोलेंगे जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो याद रखिएगा R1 ग्रेटर देन R3, मीन्स R3 सबसे स्मॉलर होगा, ठीक है। अब या तो ये भी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो V के पास होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, जो I के पास होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। अब बच्चे याद करके तो चले जाते हैं, ठीक है ना, बच्चे याद करके चले जाते हैं, एग्जाम में पैटर्न बदल जाता है, एग्जाम में पैटर्न यहाँ पे I लिख देता है और यहाँ पे V लिख देता है। बच्चे याद किए रहते कि अच्छा जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, बट याद रखिएगा हमेशा ये याद रखिएगा कि ये ज़्यादा बेस्ट वे है कि जो V के पास होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, यानी कि इस वाले केस में ये R3 ग्रेटर हो जाएगा R2 से और R2 ग्रेटर हो जाएगा R1 से। याद रखिएगा जो V के पास होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और जो I के पास होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये छोटे से टर्म थे, इसको आप याद कर लीजिएगा, याद नहीं समझ लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में और भी फैक्टर को समझेंगे। रेजिस्टेंस बेसिकली कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ऐसा ये नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए ये अपोजिट हो जाता है। दैट इज़ वाई हम ये नहीं कह सकते। हम यहाँ के लिए बेसिकली ये बोलेंगे कि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाता है। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी कंडक्टर हो, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज प्लस चार्ज, माइनस चार्ज प्लस चार्ज होते हैं। होता क्या है कि हम जानते हैं कि प्लस वाला अगर माइनस वाला को इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे, तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो होने लगा, ठीक है ना। तो कंडक्टर में ये बहुत आसानी से हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन मिल जाता है। बट होता क्या बेसिकली जैसे जैसे इसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। वेलोसिटी मीन्स इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, थर्मल वेलोसिटी होने लगता है, इसके वेलोसिटी इंक्रीज करने लगती है। और वेलोसिटी इंक्रीज करने से क्या होता है कि पहले ये इजी वे में फ्लो तो कर ले रहे थे, लेकिन अब जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आपस में कोलिजन करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन पहला वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं पहले चला जाऊँ, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं पहले चला जाऊँ, लेकिन इन दोनों में हो जाता है कोलिजन। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कोलिजन होने लगते हैं। तो अगर कोलिजन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। याद रखिएगा, कोलिजन बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाने से ऑलवेज रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। इन दैट पर्टिकुलर केसेस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे इस कंडीशन के लिए, ठीक है। क्यों, बस आपको एक लाइन का रीजन देना है कि कोलिजन होने लगता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, उन्हें पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। दैट इज वाई क्या होने लगता है, इस प्रकार रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लगता है, ठीक है। अब देखिए
इसके बाद हम लोग अगर समझेंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं अभी। अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस मीन्स क्या। रेजिस्टेंस मीन्स बेसिकली लोड मीन्स बेसिकली क्या, फैन हो गया, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, एनीथिंग, ठीक है ना, विच कंडक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, जो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट कर सके। हर चीज़ के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसा मटेरियल नहीं बना जो रेजिस्टेंस लेस हो जाए, मीन्स उसके पास कोई रेजिस्टेंस ना हो। आइडियल डिवाइसेस आज तक कोई भी नहीं बनी है, ठीक है ना कुछ उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। और रेजिस्टेंस होने का मतलब ही क्या होता है, करेंट का फ्लो थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है ना। कभी कभी रेजिस्टेंस का बेनिफिट भी होता है, हीटर वगैरह को जलाने के लिए हीटिंग इफेक्ट का हम लोग यूज़ करने लगते हैं तो हीटर जलने लगता है, उस रेजिस्टेंस का बेनिफिट भी है, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली हम लोग जो वायर यूज़ करते हैं वो एलॉय होते हैं, ठीक है ना। एलॉय बेसिकली जैसे आप लैब में भी यूज़ करते हैं तो एलॉय वाले वायर बेसिकली यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो देखिए, तो रेजिस्टेंस को अब हम लोग देखेंगे कंडीशन में। रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होगा बाबू, ये रहा अपना रेजिस्टेंस का सिंबल, इसको इंडिकेट करने का, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, और अगर इसी के आगे हम एरो लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस बदला जा सकता है। रेजिस्टेंस बदलने के लिए देखिए आपके लैब में रेजिस्टेंस बॉक्स रखा होगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बॉक्स टाइप का बना होता है, उसमें 2 ओम 4 ओम 10 ओम 5 ओम जितना ओम आप चाहें उतना ओम रेजिस्टेंस आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो बेसिकली आप कुछ भी खरीदने जाते हो उसमें आप देखेंगे कि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होती है, 4 ओम 5 ओम या 10 ओम। तो जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, अगर हमें उसमें हीटिंग इफेक्ट यूज़ नहीं करना है तो हमें कम से कम रेजिस्टेंस वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका रेजिस्टेंस का सिंबल। तो रेजिस्टेंस अब कुछ कंडीशन में होती है, रेजिस्टेंस कहीं सीरीज में ऐड होती है तो कहीं पैरेलल में ऐड होती है। तो हम इसका बेनिफिट देखेंगे कि कब सीरीज में ऐड करने से क्या होता है, पैरेलल में ऐड करने से क्या होता है। तो बेसिकली देखिए अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जब रेजिस्टेंस मीन्स जैसे एक बल्ब है उसी के साथ दूसरा बल्ब, उसके आगे तीसरा बल्ब, यानी कि इंड टू इंड कनेक्शन कर दिया जाए। 4-5 वायर है सपोज कर लिए, एक वायर दूसरे मटेरियल का, फिर अनदर मटेरियल, ऐसे सारे अलग अलग मटेरियल के बने हुए हैं। सारे वायर को अगर हम सीरीज इंड टू इंड कनेक्ट कर दे तो उसे हम लोग बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अब देखेंगे सीरीज में क्या होता है, फिर पैरेलल में क्या होता है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग इन सीरीज, ठीक है ना। इन सीरीज में देखेंगे, सपोज करिए कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R1, ये एक दूसरा रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है R2, ऐसी एक रेजिस्टेंस है R3, ऐसी डॉट 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 रेजिस्टेंस है Rn, ठीक है ना। ये एन रेजिस्टेंस है, मीन्स बल्ब 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब 4, ऐसी डॉट डॉट डॉट, या फिर कुछ भी कह लीजिए वायर 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4, ठीक है ना, कुछ भी आप कह लीजिए, ये रेजिस्टेंस है सारे, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस मीन्स लोड मीन्स क्या, फैन लोड लेता है, बल्ब लोड लेता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लोड लेती हैं। तो देखिए ये जब हम रेजिस्टेंस को इंड टू इंड कनेक्ट किया, हमने क्या किया, एक जैसे इंड फिनिश हुआ दूसरे इंड पे दूसरे वाले रेजिस्टेंस को, फिर तीसरे वाले। तो जब इंड टू इंड कनेक्शन किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और जब रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो इसका फार्मूला आता है इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। भैया थोड़ा देख लो आने। तो देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है ना, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn, ठीक है ना। इसका कनेक्शन हमने एक बैटरी से कर दिया, बैटरी मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है ना। यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ठीक है, दैट डजंट मैटर। हम इस फार्मूले को प्रूव करना चाहते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। याद रखिएगा इसका वोल्टेज हमने सपोज किया V है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। द करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। प्लस वाला क्या होता है हायर पोटेंशियल और माइनस वाला क्या होता है लोअर पोटेंशियल। दिस इज अ की, ठीक है ना। यहाँ से जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये करंट जाएगा, तो इस करंट यही करंट यहाँ पे भी, वही करंट यहाँ पे भी, वही करंट यहाँ पे भी। करंट बदलने वाला नहीं है, सारे केसेस में करंट ऐसे ही गया, फिर यहाँ पे भी आया करंट और फिर से इसी बैटरी के अंदर चला गया, ठीक है ना। तो करंट बदलने वाला नहीं। बट एक बात आपको याद रखनी है, देखिए थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको बातें बताई जा रही हैं, बस आप याद रखिएगा इस फार्मूले को कैसे डिराइव किया वो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना।
तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है? वोल्टेज का ड्रॉप होना। जैसे कि आप लगा के घर पे देख भी सकते हैं कि एक बल्ब उसके बाद नेक्स्ट बल्ब, उसके बाद और भी सारे बल्ब आप लगाते चले जाइए, तो आप क्या देखेंगे, सेम अमाउंट वाला अगर आप बल्ब लगाते हैं तो वोल्टेज का ड्रॉप होने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद लास्ट वाली जो बल्ब है वो स्लो जलने लगती है, ठीक है ना, स्लो ग्लो करती है। तो दैट कंडीशन ये शो करती है कि हम रेजिस्टेंस में अगर लगाएंगे तो वोल्टेज का ड्रॉप होता है। क्या होता है? वोल्टेज का ड्रॉप हो जाना, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाना, ठीक है ना। ये V1 V2 और ये V3 और ये Vn, ठीक है ना। तो वोल्टेज आपको क्या याद रखना है कि सीरीज में करंट सेम होता है, नोट कर लीजिएगा, सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि V=V1 + V2 + V3 + ... Vn, यानी कि हमने वोल्टेज V सप्लाई किया और सारे में वोल्टेज डिवाइड हो गया, ठीक है ना। वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है? IR होता है ना, यहाँ पे रख देते I और R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। हम निकालना चाहते हैं कि सबका रेजिस्टेंस मिलाने के बाद कितना रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस कितना आया, ठीक है ना। V1 = I, क्योंकि करंट तो वही है, रेजिस्टेंस R1 है, I रेजिस्टेंस इसका कितना R2 है, I इसमें भी करंट I है और रेजिस्टेंस R3 है, प्लस ... IRN, ठीक है ना। इस सब में से I को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? R1 + R2 + R3 + ... Rn। यहाँ से देखिए I से I कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3 + ... Rn। यानी कि हमने फार्मूले को डिराइव कर दिया कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, सबको ऐड कर दो, सिंपली आंसर। कितना आसान है, सोचिए आप। अब आपसे हम क्या क्वेश्चन पूछे, सपोज करिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस है 4 ओम और एक है 5 ओम। आपसे पूछा जाए कि बताइए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे कि ये दोनों सीरीज में इंड टू इंड कनेक्टेड है, यानी कि 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 ओम। आंसर कितना आसान है, सोचिए। ऐसे 10 ओम भी कनेक्टेड, सारे कनेक्टेड हो, सबको ऐड कर दीजिएगा, तो ये टोटल इक्विवेलेंट सिंगल रेजिस्टेंस हमारा निकल कर चला आएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट बट करंट आर इन सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। करंट सब में सेम होगा बट वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अलग अलग होगा। अब देखिए थोड़ा सा इसमें पैरेलल के बारे में भी सीख लेते हैं, ठीक है, नोट करिए इसको। हाँ देखिए पैरेलल में देख लेते हैं, सेकंड केस इन पैरेलल, ठीक है ना। पैरेलल का मतलब ये होता है कि जहाँ पैरेलल हम समझेंगे पहले कैसे, जैसे कि जंक्शन पॉइंट होगा, जंक्शन पॉइंट मतलब जहाँ से बहुत जगह जाने के लिए रास्ते होंगे। जैसे जंक्शन होता है, ट्रेन के जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, मतलब हर जगह के लिए ट्रेन मिल जाती है, जंक्शन वाला जगह पे होता है ना। जैसे कोई भी जंक्शन है तो वहाँ से बहुत जगह के लिए ट्रेन मिलती है कि नहीं मिलती है। तो भाई क्या होता है कि सिंगल करंट आ रहा होता है और बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं, बहुत सारी पटरियाँ मिल जाती हैं उस करंट को फ्लो होने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम लोग, इसका सर्किट डायग्राम पहले बनाते हैं। ये रहा R1 और ये रहा R2 और ये रहा ... Rn कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन को यहाँ पे भी वही काम करना, बैटरी से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी की लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे भी वही सारी चीजें, R1 दिस इज R2 एंड दिस इज R3। यहाँ से भी करंट निकलेगा I, ठीक है ना, हायर पोटेंशियल और दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस हैज अ पोटेंशियल V, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि करंट यहाँ तक तो I आ रहा था, यहाँ तक तो करंट I आया। अब उस वाले की तरह, सीरीज वाले की तरह तो नहीं ना है कि करंट को कई सारे रास्ते में, अरे एक ही रास्ता मिल रहा, बस वो करंट फ्लो हुए जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब करंट इसमें जाए, इसमें जाए, इसके बाद वाले में जाए, या फिर एकदम लास्ट वाले में, Rn इसको बोलते हैं, लास्ट वाले बहुत सारे ना। Rn का मतलब क्या है, 3 4 5 6 7 अभी बहुत सारे ना, तो करंट सब में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं। तो इसके थ्रू हम मानेंगे कि करंट I1 गया, इसके थ्रू करंट I2 गया
और इसके थ्रू लास्ट में करंट IM गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि करंट सब में डिवाइड हो गया, करंट क्या हो गया, सब में डिवाइड हो गया। मीन्स दिस पॉइंट इज ए जंक्शन पॉइंट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जंक्शन पॉइंट, जहाँ पे हमारा करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो जाए। तो आप इसको समझ भी सकते हैं कि दिस इज इन पैरेलल कंडीशन, सीरीज में नहीं है। जब करंट का डिवाइड ना हो तब तक वो सीरीज में, और जहाँ करंट का डिवाइड होना शुरू हो जाए वहाँ से वो टर्म्स पैरेलल में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ इसमें खास बात क्या है, इसमें सबके क्रॉस पोटेंशियल V ही होगा, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V और इसके क्रॉस भी V ही होगा। यानी कि इसमें पोटेंशियल नहीं चेंज होता, इसमें पोटेंशियल चेंज नहीं होता, यानी कि वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इसीलिए हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल में की जाती है, सीरीज में नहीं की जाती है, क्योंकि सबको इक्वली वोल्टेज मिले, सबको इक्वली वोल्टेज मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज अगर V है तो यहाँ पे सबका वोल्टेज V ही होगा, लेकिन करंट सबका अलग अलग होगा। और लास्ट वाले केस में, सीरीज वाले में क्या देखा था, करंट सब में सेम और पोटेंशियल वोल्टेज अलग अलग था। पोटेंशियल या वोल्टेज एक ही बात है, वोल्टेज अलग अलग था। यहाँ पे वोल्टेज सेम है और करंट अलग अलग है, ठीक है ना। यानी कि करंट I जा रहा था और करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस डॉट 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 I3 प्लस ऐसे IN, ठीक है ना, पार्ट में डिवाइड हो गया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाई R। यहाँ पे लिखेंगे V बाई R इक्वलेंट, यहाँ पे लिखेंगे V बाई, क्योंकि इसके क्रॉस भी वोल्टेज कितना है V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, V1 V2 नहीं है, ठीक है ना। V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस डॉट 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 V बाई RN। अब आप बताइए V कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी V कॉमन ले लेंगे तो V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बचेगा 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 1/RN, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा पैरेलल में फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब जैसे कि हम बात करें कि दो रेजिस्टेंस, एक 2 ओम और एक 4 ओम, दो रेजिस्टेंस है, इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, पैरेलल में, ठीक है ना, ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो आपके पास फार्मूला है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। सिर्फ दो ही, तो दो ही लगाइए ना, दो लगाइए तो 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 प्लस 1 यानी कि 3/4, ठीक है ना, 1/R1। इसको अपोजिट कर दीजिए तो R1 ऊपर चला जाएगा, तो ये भी कहाँ चला जाएगा 4/3 ओम। तो आप क्या देख रहे हैं, तो बेसिकली हम बात करें तो पैरेलल में कनेक्शन आपको समझ में आया, सीरीज में आपको समझ में आया, लेकिन एक टर्म छोटा सा रह गया, ये देख लीजिए, इसको तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए। साथ में ये भी देख लीजिए कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है ना, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना, R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। यहाँ पे R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अगर दो के बारे में बात करें 1/R1 प्लस, क्योंकि बेसिकली आपके सिलेबस में दो ही रेजिस्टेंस पैरेलल वाले आते हैं, तो इतना ऐसे लगाना इसको सही नहीं समझते, तो हम सीधा फार्मूला यही लगा देते हैं कि यहाँ से R1 और R2 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 बोलिए, इसको ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू ऊपर पर चला जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो, तो इसको लगाना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा, ये ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे आपको रखने में कितना आसानी होगा कि पहला रेजिस्टेंस 2 ओम का था, दूसरा वाला 4 ओम, 2 और 4 कितना आ जाएगा 6, यानी 4 2 8 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 4/3, ठीक है ना, 4/3 ओम आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया ये पैरेलल और सीरीज का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझने के बाद, क्योंकि आप लोग को भी कुछ करना है क्वेश्चन और कुछ होमवर्क भी दिए जाएंगे आपको, तो पहले इसको नोट कर लीजिए।